जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये हमारी आरआरबी एएलपी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट या बोल सकते हो फुल मॉक टेस्ट है। जैसा कि सबको पता है कि 20 दिन के बाद आपके एग्जाम्स होने हैं, उस सिलसिले में फुल मॉक टेस्ट यानी कि 60 मिनट में 75 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एग्जाम का हिस्सा बनने वाले हैं इस बार के एग्जाम में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो सीरियस एस्पेरेंट है आरआरबी एएलपी के लिए। तो बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहला क्वेश्चन अपन साइंस से शुरू करेंगे। साइंस में जो कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का अर्थ क्या है। तो आईवीएफ शब्द का अर्थ बताना है। तो आईवीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है, आपको ये बताना है। यानी एशिया महाद्वीप में इनमें से कौन सा बंदरगाह नहीं है। तो इनमें से जो राटजन है ना, ये हॉलैंड में है, यानी कि एशिया में आपका नहीं है। बाकी आपके सभी एशिया महाद्वीप के बंदरगाह हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि इस प्रकार से है कि केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जो जनवरी में आयुष मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो जनवरी 2024 में क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला रखेंगे। तो देखो, आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और ये जो है होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान की जो आधारशिला यानी कि फाउंडेशन बनाने वाले हैं वो गुवाहाटी जो कि असम में है वहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मानव त्वचा पर पराबैंगनी जो किरणें हैं उसके प्रभाव के कारण संश्लेषित होता है। सबको पता है विटामिन डी है जो सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, यानी चुंबक जिसको आकर्षित न करे। सीधी सी बात है, जो आपके फेरस मटेरियल हैं यानी कि लोहे वाले धातुएं हैं उन्हें ही चुंबक आकर्षित करता है। तो इनमें से निकिल, कोबाल्ट और स्टील लोहे वाली हैं, लेकिन पीतल में लोहा नहीं है, तो पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कैसा है, चुंबक मटेरियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि शैवालों के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है। तो हरा शैवाल बताना है किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है, क्लोरोफिल पे ही आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है, यानी कि आपका बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से होता है, ऐसा रोग बताना है। तो इनमें चारों में से जो रेबीज है ना, ये कुत्ते के काटने से वायरस से होता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। आपको पता होगा इंदौर जो है 7 बार लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला टॉप पे रहा है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि 2023 के किन स्वच्छ शहरों में स्वच्छ गंगा शहर की बात किया है। तो याद रखना, वाराणसी और प्रयागराज, इन दोनों को स्वच्छ गंगा शहर 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में बोला गया। तो वाराणसी और प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। यानी 68 फ़ारेनहाइट है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में इसको बदलना है। कैसे बदलोगे, देखो 68 फ़ारेनहाइट है और आपको बदलना कि इसमें है डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसका आपको तरीका पता होना चाहिए, तभी आप बदल पाओगे, ठीक है। और जब कभी भी आपको बदलना है फ़ारेनहाइट से डिग्री में, तब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है। जो भी फ़ारेनहाइट दिया है, जैसे यहाँ 68 दिया है, 68 को माइनस करोगे 32 से और इसको गुणा कर दोगे किससे, 5/9 से, ठीक है। जब कभी भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट इसका उल्टा करना होगा, तब 9/5 से गुणा करके 32 आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 68 में अगर 32 चले गए तो कितने बचे, 32 दूनी 64, 4 38, यानी 36 आए। और 36 गुणे 5/9 करोगे तो 9 चौको 36 है ना। तो 5 गुणे 4 यानी 20 आया। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं ना, वो ज़रूरत पड़ने पे अलग से न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं और राष्ट्रपति की सहमति से, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, वो होते हैं तदर्थ न्यायाधीश और आर्टिकल 127 के तहत ये प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट है, कॉर्निया के पीछे हम एक काले मांसपेशी डायाफ्राम की खोज करते हैं जो डॉट डॉट के आकार को नियंत्रित करता है। तो कॉर्निया के पीछे जो आपकी सेलेरी मसल्स है ना, वो क्या करती हैं, किसके आकार को नियंत्रित करती हैं। तो आइरिस जो होती है ना, इसकी आकार को नियंत्रित करती हैं, ताकि कितना प्रकाश अंदर लेना है, नहीं लेना है, और किस हिसाब से आपकी इमेज बनाना है। जैसे छोटा है फोकल लेंथ क्या रखनी है, बड़ा है तो फोकल लेंथ, तो ये सब आइरिस ही करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में वास्तविक गैसों का व्यवहार एक आदर्श गैस के समान होता है। तो जो वास्तविक गैसें हैं एक आदर्श गैस के समान कौन सी परिस्थितियों में व्यवहार करती हैं। तो याद रखना, जब आप निम्न दाब रखोगे और उच्च ताप,
निम्न दाब और उच्च दाब, तब वास्तविक जो गैसें हैं ना, इनका व्यवहार आदर्श गैस, नोबल गैसेस की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई? तो स्वदेशी आंदोलन जो कि संबंधित था कि अंग्रेजों के दिए गए सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना, तो ये जो है ना आपका कहाँ से शुरुआत की गई? तो याद रखना, कलकत्ता के टाउन हॉल से 1905 7 अगस्त 1905 को आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें से विदेशी सामानों की होली जलाई गई। नेक्स्ट है, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डॉट डॉट के लिए। तो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम जो है ना, सिविल सर्वेंट यानी सिविल सेवकों के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, फर्न किस पादप समूह का एक उदाहरण है? फर्न बताना है। तो फर्न यहाँ पे आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा समूह का है फर्न। नेक्स्ट, बल के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यानी फोर्स के संदर्भ में चारों विकल्प में से बताना है कौन सा विकल्प आपका ये गलत है। ठीक है, तो इनमें से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का लगाएं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों गलत है? देखो, बल धक्का लगाए बिना ही हो जाता है। जैसे आपको गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, चुंबकीय बल की बात करूं, तो ये सब क्या है, वहाँ धक्का थोड़ी लगाना पड़ता है, तो ये गलत बात हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? यानी CaC3 का चूना पत्थर का CO3 का रूप कौन सा नहीं है? तो देखो, इनमें से चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं, लेकिन बिना बुझा चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। नेक्स्ट है, क्लोरीन की परमाणुकता बताना है। Cl2 होता है क्लोरीन, और क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म बनता है। इसकी परमाणुकता की बात करूँ तो ये 2 परमाणुक होते हैं। Cl2 देख ही रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। जब वास्तविक और उल्टा यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड आपको इमेज बनानी है वस्तु के आकार की ही, तो याद रखना, अवतल दर्पण की वस्तु को रखोगे कहाँ? तो हमेशा वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में कहाँ? यानी C पर रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता यानी पावर इक्वल टू क्या होता है? तो सबको पता है पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो P इक्वल टू 1/, अब फोकस दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर को जो मीटर में करोगे तो 0.1 मीटर आएगा। क्या आएगा? 0.1 मीटर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर 10 ले जाओगे तब ये दशमलव हटेगा, तो P बराबर क्या आ गया? 10 आ गया, और 10 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं। तो देखो, अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से क्या होता है, व्यापारिक पवनें जो है ना, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव डॉट डॉट हो जाता है। तो सरफेस टेंशन बताना है क्रांतिक तापमान पर क्या हो जाता है। तो याद रखना, क्रांतिक तापमान पे जो सरफेस टेंशन है हमेशा 0 हो जाता है, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक भार वहन करने के लिए चौड़े पट्टों वाले बैग को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण क्या है? तो देखो, अधिक भार रखना है तो पट्टे आपके चौड़े होने चाहिए। जैसे कोई स्कूल बैग है, उसमें ज़्यादा अगर भार है तो उसके जो कंधे पे पट्टे रहते हैं चौड़े होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए, उसका एक सिंपल सा आपका यहाँ पे कारण है। और कारण क्या है कि संपर्क क्षेत्रफल में वृद्धि से दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो दाब कम करना है, एक पर्टिकुलर जगह दाब ना रहे। ठीक है, तो संपर्क क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगी चौड़ा होने से पट्टा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रमंडल जो खेल है, कॉमनवेल्थ खेल है, ये कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है हुआ है। तो पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाला कोई भी द्रव्यमान है ना, उसे आप चट्टान बोलोगे। क्या बोलोगे? चट्टान। और चट्टान पृथ्वी में कौन कौन सी है? भू, पर्पटी, प्रवार और क्रोड, क्रस्ट, मेटल और कोर। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी तत्व का X का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया है? तो आवर्त 2 और समूह 17 की बात किया है कोई भी अगर परमाणु रखा गया है तो उसका पूछा है परमाणु क्रमांक, तो हमेशा 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्व परमाणु संख्या का कौन सा युग्म सही है? तो युग्म सही बताना है। तो पहला युग्म है कि कार्बन 6, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है 16, वेट होता है सॉरी, लेकिन इसका जो क्रमांक है वो 8 ही होगा, तो दूसरा तो गलत हो गया, तो केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फेंड्रोगैम्स फूल और बीज देने वाला पैदा? फूल, बीज वगैरह ये कौन देता है, आपको ये बताना है इनमें से। तो याद रखना, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, ऐसे पौधे हैं जो फूल और बीज दोनों देते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से यूज नहीं करते हो। तो इनमें से जो आपका देखो अपघटन, लेपन, गैल्वेनीकरण, ये सब रासायनिक प्रभाव है, विद्युत धारा के जंग से बचाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन विद्युत चुंबकत्व जो है ना, विद्युत धारा का भौतिक प्रभाव है। कैसा? विद्युत चुंबकत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अब यहाँ से देखेंगे। जीके साइंस तो अपन ने देख लिया, और मैथ्स रीजनिंग में आएंगे तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितने % कम है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन से अपन शुरुआत कर रहे हैं, जो आपके हिस्से एग्जाम का हिस्सा हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आओ समझते हैं। देखो ए बी का क्या है, 5 गुना है बोल रहा है। सबसे पहले ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो। एक को आप लेट सपोज 100 मान लो, तो ए बी का है 5 गुना, यानी अगर बी 100 है तो ए क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए, तभी तो होगा ए बी का 5 गुना। अब कह रहा है बी ए से कितने % कम है, तो देख लो बी जो है ए से 400 कम है। कितना कम है, 400 कम है। आप बोल ही सकते हो 400 कम है, तो यहाँ पे % बताना है, तो 400 तो कम है। कौन? बी ए से। लेकिन ए से, तो ए से है तो बटे 500 करोगे आप, ए से कम है और गुणे कर दोगे 100% के लिए। ठीक है, यहाँ 100 कर दो, 2 जीरो कट गए, 5 एक कम 5, 5 8 40, 80, यानी 80% कम है। तो आप बोल सकते हो कि अगर ए बी का 5 गुना है तो बी ए से 80% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इस श्रेणी में अगली संख्या आपको बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगली संख्या बताना है। 15, 36, 67, 88 और 119 है, तो अगला बताना है। तो कैसे बता पाओगे, बहुत ही सिंपल है। अगर ध्यान से इनके बीच का आप डिफरेंस देखो ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ 15, 36, 67, 88, 119 और अगला यहाँ बताना है। तो देखो 15 से अगर 36 पे आप जाओगे, देखो 21 का अंतर है। कितने का अंतर है, 21 का। और 36 से जब आप 67 जाओगे तो प्लस का 31 का अंतर है, 31 का। जब 67 से 88 जाओगे तो फिर से 21 का अंतर है। 88 से 119 जाओगे तो फिर से 31 का अंतर है। यानी आप देख रहे हो कि 21, 31, 21, 31, पहले 21 का अंतर हो रहा है, फिर 31 का, 21 का, 31 का। तो अगला क्या होना चाहिए, देखो 21, 31, 21, 31, यानी अगला 21 होना चाहिए। तो 119 में 21 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। और 119 में 21 जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, और इस तरह के क्वेश्चन इस बार बहुत आएंगे आपके। देखो क्या बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर है cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है। सबकी वैल्यू रख दो। तो देखो 2 × 10 45 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है 1 होती है। तो 2 1 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे। और cos 30 की वैल्यू तो स्क्वायर है, तो cos 30 की वैल्यू होती क्या है, तो √3 क्या होती है, 2 होती है। लेकिन स्क्वायर करोगे आप, cos स्क्वायर है तो, माइनस sin स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3 क्या होती है, 2 होती है। और इसका स्क्वायर कर दोगे, जब करोगे तो 2 × 2 2 आएगा। ठीक है, और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। और ये भी आपका 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 माइनस 3/4, ये तो 0 हो गया, बचा 2 बचा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो प्रपोर्शन से है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि C बराबर 2/3 ऑफ D है, ध्यान से समझना, और D बराबर 3/8 ऑफ E है, तो C अनुपात E की वैल्यू बताना है। सबसे पहले C और D के बीच अपन संबंध निकालने के। देखो C/D अगर अपन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे C बराबर 2/3 ऑफ D है, तो D को इधर लाओगे C/D, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला देखो D बराबर 3/8 ऑफ E है, यानी D अगर E कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ भी D है और यहाँ भी D है, तो दोनों बराबर ही हैं। अगर बराबर है तो C D और E का रेशियो आप लिख सकते हो। कैसे, देखो C की बात करूँ तो C का रेशियो क्या है, 2 हो जाएगा। ठीक है, D कितना है, 3 है, और E कितना है, 8 है, लास्ट में दिया है। तो 2 3 8 रेशियो आ गया। पूछा कि इसका C अनुपात E, यानी C रेशियो E की बात की है। C कितना है, C आपका 2 है और E कितना है, 8 है। तो 2/8 कर दो, तो 2 1 कम 2 2 चौको 8, यानी 1/4 इसका राइट आंसर आ गया। तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से समझते हैं। देखो एक कार्य को 3 पुरुष जो हैं 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उसी कार्य को 6 महिलाएं 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो, यानी कार्य क्षमता को निकाल सकते हो। देखो 16 दिन में एक कार्य को 3 पुरुष करते हैं और उसी 16 दिन में 6 महिलाएं करती हैं। तो मेल और फीमेल की अगर मैं रेशियो की बात करूं तो आपको रेशियो क्या मिला, अगर मेल का 2 इफिशियंसी होगी तो फीमेल की 1 होगी, क्योंकि 16 दिन में 6 महिलाएं कर रही हैं और 16 दिन में 3 पुरुष कर रहे हैं, यानी कि पुरुष आधे ही हैं। तो इफिशियंसी पुरुष की डबल हो जाएगी और महिला की 1 ही रहेगी। अब यहाँ से इफिशियंसी पता चल गई मेल और फीमेल की। अब निकाल लो, पूछा क्या है, 12 पुरुष और 8 महिलाएं। तो एक काम करो, 12 पुरुष 8 महिलाओं को या तो महिलाएं बना लो या तो पुरुष बना लो। अब कैसे बनाओगे समझो। देखो अगर मैं इन सबको केवल
पुरुष ही महिलाएं ही बना लूँ तो पहले कितना है, देखो 8 महिलाएं यहाँ हैं, कितनी है महिलाएं, 8 महिलाएं हैं, और साथ में 12 पुरुष को भी महिलाओं में बदल लो। तो आपको पता है कि एक जो पुरुष है 2 महिलाओं के बराबर है इफिशिएंसी के हिसाब से, तो आपकी जो 12 पुरुष है ना, ये 24 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, डबल हो जाएगा, तो 24 8 32, तो टोटल 32 महिलाओं में मैंने 12 पुरुष और 8 महिलाओं को कन्वर्ट कर लिया। अब ये कितने समय में कार्य करेंगे ये बताना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, M1D1 बराबर M2D2 होता है, ठीक है, अगर समान कार्य है। तो देखो 6 महिलाएं जो है ना 16 दिन में करती थी, तो 32 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, अब तो यही पूछा है, तो कैसे करोगे, 6 गुणे 16 कर दोगे M1D1, ठीक है, और बराबर 32 गुणे M1 तो 32 आ गया इधर, M2 और D1 के लिए x कर दोगे, यानी यही तो निकालना है डेट। अब क्या करोगे, 32 को इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और वही दिन होगा। तो 32 से काटो, 16 दूनी 32 और 2 1 कम 2 2 3 6, यानी 3 दिन लगेगा। तो जो 32 महिलाएं हैं ना, अगर 6 महिलाएं 16 दिनों में करती हैं तो 32 महिलाएं 3 दिनों में करेंगी, सीधी सी बात है। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 + x/169, एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं सही कर देता हूँ। देखिए कि वो √1 + x/169 बराबर 15/13 लिखा है, तो x की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा रूट लगाना पड़ेगा यहाँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को क्या करोगे, रूट हटाओगे। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो इधर से आपका क्या बचेगा, 1 + x/169 बचेगा, और इधर स्क्वायर कर दोगे, दोनों पक्षों को कर रहे हैं ना अपन, तो 15 15 हम 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब सेटिस्फाई करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे कर देता हूँ। देखो ये इससे इंटू होगा तो 169 + x आ जाएगा, ठीक है, 169 + x हो जाएगा, और डिवाइड बाय 169 ही रहेगा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा आपका 225 बटे कितना 169। अब ये 169 से 169 ये तो कट जाएगा, बचा क्या, तो 169 + x बराबर 225 बचा। तो x निकालने के लिए क्या करोगे आप, 225 - 169 कर दोगे। 225 में किसको घटा दोगे, 169 को, इधर ले जाओगे 169 को, तो घट के आपका जो आया वही राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा, 30 20 50 5 55 1 56, तो 56 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। लिखने में आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो, किसी कूट भाषा में रिवर RIVER को SJWFS के रूप में लिखा जाता है और ब्राउन को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्रेस को बताना है। तो एनालॉजी वाले क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको देख के बताना है। सबसे पहले रिलेशन जिसका ये दिया है वो आपको रिलेशन फाइंड कर लेना है, बाकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे क्या है, RIVER है, फिर इसको क्या लिखते हैं SJWFS, तो R से S हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है सबसे शुरू में, फिर I से यहाँ लिख देता हूँ, देखो RIVER रिवर, और इसको क्या लिख रहे हैं SJWFS। देखो R से S यानी +1 बढ़ रहा है, I से J हो रहा है, B से W, E से F, R से S, ये हर जगह +1 बढ़ रहा है, यानी आपके आंसर में भी +1 आना चाहिए। अगर प्रेस को अपन करें तो प्रेस में एक एक बढ़ा दो +1, तो P का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q देखो इन तीनों में है, फिर R है तो R का S हो जाएगा, तो QS, E है तो F यानी QSF, ठीक है, और S है T और S है T यानी QSFTT, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब में +1 कर दो। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, उस विकल्प का चयन करना है जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है और चौथा तीसरे। सिंपल से मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन, वही रिलेशन आपको क्या बताना है, इन दोनों का है जो, और यही रिलेशन आपका एरिया का बता देना है। सिंपल सी बात है। अगर देखो पहले रिलेशन तो अपन सिंपल तरीके से समझते हैं समय बचाने के लिए। देखो, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं, क्या लिखा है HALF लिखा है, इसको अपन बोल देते हैं SFOT। ध्यान से देखो, H और S यानी ये अपोजिट होता है, आपको पता है हनी सिंह। H जो है S का अपोजिट होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। इसी तरह लास्ट वाला देखोगे F और T, ये भी F और T क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी शुरू भी अपोजिट से हो रहा है, लास्ट भी अपोजिट से हो रहा है। यानी इसका मतलब आपको जो एरिया है इसका भी शुरू अपोजिट से करना है, लास्ट भी अपोजिट से। तो A से शुरू हो रहा है तो A का अपोजिट Z होगा, और लास्ट में भी A है तो Z, यानी शुरुआत भी Z से होनी चाहिए और प्रारंभ भी Z से, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन में किस में Z और Z मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में शुरू में भी Z है और लास्ट में भी Z है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका अपोजिट नहीं हो रहा है, अपोजिट हो के फिर -1 हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे देखो ना F है T, तो F का अपोजिट जो होता है ना U होता है, फालतू U, तो U से एक कम T है, यानी कि आपको एक अपोजिट लास्ट में Z, Z से एक कम Y, यानी Z और Y इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 1। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, सुधार लेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं कि एचसीएफ निकालना है 25, 40 और 60 का। एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी दी गई संख्याएं कट जाएं। अब देखो 10 से तीनों कटेगी क्या? नहीं कटेंगी। 25 नहीं कटेगा, ठीक, 12 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, केवल 5 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझना है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 16 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप और मध्यिकाओं का योग का अनुपात बताना है। देखो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और बोला है प्रत्येक भुजा कितनी है? 16, 16 और 16 है। तो परिमाप और मध्यिकाओं के योग का अनुपात बताना है, यानी परिमाप का योग, परिमाप का फिर साथ में मध्यिकाओं का योग। तो देखो कैसे करोगे? सबसे पहले परिमाप निकाल लो, जिसको आप पेरीमीटर बोलते हो। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की योग हो जाएगा, यानी 16, 16, 16 है तो 48 क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मध्यिकाएं पूछा है तो मीडियन जो होती है इसका फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका का जो फार्मूला होता है √3/2a होता है, जहाँ पे a क्या है? 16 है, रख देता हूँ। तो √3 × 16/2 यानी 2 × 2 2 8 16, यानी 8√3। तो एक मध्यिका 8√3 आ गई, लेकिन मध्यिकाओं का योग तो इसमें 3 मध्यिका बनेगी। कैसे? देखो एक ये और एक ये, 3 मध्यिका। 3 मध्यिका के लिए इसमें गुणे 3 भी कर दोगे तो 8 × 24, 24√3 आ जाएगी मध्यिकाओं का योग। अब देखो दोनों का अनुपात पूछा है तो परिमाप तो 48 था और मध्यिकाओं का योग 24√3 है। तो 24√3 का करो, डिवाइड कर दो, तभी ना आपका अनुपात आएगा। 24 × 1 24, 24 दूनी 48, 2/√3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 2/√3 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो चाहे मैथ्स को, ये आपसे पूछा है, चिन्ह बदलने वाला है कि इनमें से किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदल दें तो आपका इक्वेशन सही बन जाए और 66 आपका बराबर में आ जाए। तो कौन सी दोनों चिन्ह हैं? बदल दें। और इसको आपको लॉजिक से करना पड़ेगा। और लॉजिक को कैसे फॉलो करोगे आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले आप भागे वाले को उठाओगे, डिवाइड वाले को, और डिवाइड वाला है कहाँ पे? देखो ये दोनों जगह पे डिवाइड है, डिवाइड को इंटू और कर देते हैं, फिर डिवाइड को माइनस। तो अगर ध्यान से देखो जहाँ पे आपका इंटू है, यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर दें तो इजीली 81 से 9 डिवाइड हो जाएगा बोर्ड मास रूल के अनुसार। यही आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब समझ लेते हैं कैसे होगा। देखो 48 + 36 - 81 और गुणे की जगह क्या कर दो? भागे कर दो, चिन्ह बदल दो। 9 और भागे की जगह गुणे कर दो, यानी गुणे 2 कर दो। 9 9 81 बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले डिवीजन होगा, इंटू 2 रहन दो, और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा? अगर इनको प्लस करोगे तो आपका 40 30 70 और 10 80 से 84 हो जाएगा। 84 ये और 9 दूना 18, तो 84 में अगर 18 चले गए तो 66 ही तो आएगा। ठीक है, ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि डिवाइड और इंटू को बदल दो आपस में चिन्ह। अगला क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से बहुत पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? देखो एक कथन की 2 धारणाएं हैं और इन धारणाओं में आपको बताना है कौन सी धारणा अंतर्निहित है। अपनी दिमाग नहीं लगाना है, जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन की कथन देखो, इस समय शेयर बाजार में रेखा का निवेश महज एक जुआ है, यानी कि जो रेखा निवेश कर रही तो इस समय जुआ है उसका निवेश। इसका क्या धारणाएं निकली? देखो उसे शेयर में बाजार में नुकसान हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, अगर जुआ है तो नुकसान तो हो ही सकता है, और संभव है कि शेयर बाजार में अच्छा रिटर्न मिले, ये भी हो सकता है। तो दोनों धारणाएं आपकी सही लग रही, जुए में फायदा है नुकसान तो दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। तो धारणाएं 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका अगर देखूं तो धारणाएं 1 और दोनों अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़िया कॉन्सेप्चुअल है। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी एक बताता हूँ कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 22 किलोमीटर पर घंटा और 18 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा की गति बताइए। यानी धारा की गति पूछा है, यानी कि जिस तरह से पानी बह रहा है उसकी गति। देखो जब कभी भी धारा की गति बचे तो आप क्या करो, जो भी आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी कि जो आपकी देखो वैल्यू दी हुई है अनुकूल और प्रतिकूल 22 और 18 दोनों को घटा दो, अनुकूल प्रतिकूल घटा के बटे 2 कर दो, तो धारा की गति आ जाएगी शॉर्ट ट्रिक। तो 22 में 18 चले गए 4/2, यानी 2 × 2 यानी 2 आ गया। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपसे धारा की गति पूछे अनुकूल प्रतिकूल को घटा दो और बटे 2 कर दो। लेकिन अगर आपसे नाव की चाल पूछे ना तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दोगे, तो 22 18 दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा? 40 होगा, और 40 बटे 2 करोगे तो 20 होगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि जब कभी भी आपसे धारा की गति पूछे तो अनुकूल प्रतिकूल को घटा के बटे 2 कर दो तो आपको धारा की गति आ जाएगी, और जब कभी भी आपसे नाव की गति पूछे तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों को जोड़ दो चालों को और बटे 2 कर दोगे तो नाव की गति आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है
एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताइए। लेट सपोज मान लो एक संख्या 100 है, क्या है 100 है, 100 में सबसे पहले 25% की वृद्धि करने को कह रहा है, तो मैं कर देता हूँ वृद्धि। तो 25% करूँगी तो 100 का 125% हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 25% वृद्धि हो गई तो संख्या अब क्या बन गई, 125% बन गई। फिर आगे बोल रहा है इसी संख्या में 15% की कमी की जाती है, तो मान लो कोई संख्या 100% के बराबर है, उसमें 15% अगर कमी करोगे तो 85 बचेगा। तो ये जो संख्या बनी आपकी शुरू से 100 का 125/100, तो उसका 85% निकाल दो, ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अपन देख लेंगे कि शुरू में अपनी संख्या 100 माने थे, वृद्धि हुई घटी की, देख लेंगे। तो 100 से 100 कट गए, ठीक है, ये काटोगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको, ठीक है 100। अब 85 गुणे 5 कर दो, तो 85 गुणे 5 यानी 8 पंचे 40, 5 25, यानी कि 425 आ गया। अब 425/4 है, काट दो, 4 एकम 4, भाग नहीं गया, 4 संग 24, तो 106 दशमलव कुछ आ रहा है 25। तो आप देख रहे हो अपनी संख्या 100 थी, लेकिन ये 106.25 आ रहा है, यानी मतलब 6.25 की क्या हुई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 2 सिंपल तरीका है इसको करने का। अगला क्वेश्चन आपका औसत वाला है, आओ समझते हैं। देखो बोल रहा है कि 40 यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि 50 छात्रों के लिए एक परीक्षा में औसत अंक 44 है, ठीक है, 50 छात्र हैं किसी परीक्षा में जिनका औसत अंक कितना है, 44 है, और कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो लड़कों के औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत अंक कितना है? बहुत ही सिंपल है, अपन इसको चाहें तो ऑप्शन के थ्रू उठा के बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बोला है कि लड़कियों की तुलना में जो लड़कों का औसत अंक है 20% कम है। अगर 20% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 20% को 1/5 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 20/100 करोगे तो 1/5 ही आएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर लड़कियों का औसत अंक 5 है तो लड़कों का क्या होगा, लड़कियों का अगर औसत अंक 5 है तो लड़कों का 4 होगा, 1 कम हो जाएगा 5 में से, यही तो बोल रहा है 20% का मतलब। तो लड़कियों का औसत अंक बताना है। सिंपल सी बात है कि लड़कियों का औसत अंक जो भी होगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए और लड़कों का 4 से। क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि इनका औसत अंक 5 है, अपन ने रेशियो में 5 कन्वर्ट किया लड़कियों का, गर्ल्स का, और लड़कों का 4, जिस तरह से बोला है। तो 5 अगर देखोगे तो केवल और केवल 50 से ही डिवाइड हो रहा है ऑप्शन से, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ आपको सोचना है ही नहीं ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तरीके और भी हैं लेकिन सिंपल तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का आ गया है, नेक्स्ट वाली सीरीज आपको यहाँ पे बतानी है। देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और अगला बताना है। कैसे बताओगे, आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, GLE 11 है, फिर KPI है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस तरह से आपकी सीरीज बन रही है और किस तरह से बढ़ रहा है, तो बहुत ईजी तरीके से समझ पाओगे। देखो अगर G से K में आ जा रहे हो आप, यहाँ लिख देता हूँ, देखो GLE फिर 11 लिखा है, फिर अगला है KPI 13, आई नहीं एल है। तो देखो G से अगर आप जा रहे हो कहाँ पे, K में जा रहे हो तो HIJK यानी +4 बढ़ रहा है। L से अगर P में जा रहे हो तो MNOP यानी +4 बढ़ रहा है। E से जा रहे हो I में तो FGHI +4, यानी हर जगह +4 बढ़ रहा है, तो आगे भी +4 ही बढ़ेगा। K से अगर O में जाओगे तो LMNO, ठीक है। P से अगर इस वाले से T में जाओगे तो QRST +4, यानी +4 बढ़ रहा है। तो आगे जो आपका यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, SXQ19, तो +4 पहले बढ़ा दो लेटरों में। देखो S से +4 जाओगे तो TUVW आ जाएगा। X है तो X से YZAB, B आ जाएगा WB, ठीक है। अब WB 2 ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है। Q है तो Q से RSTU, यानी WBU दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब देख लेते हैं लेटर वाले को। तो देखो 11 से 13 हुआ, 13 4 17, 17 2 19, यानी कि 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर अब 4 बढ़ना चाहिए, तो 23 होना चाहिए। तो WBU 23, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 जो है निश्चित रूप से एक जैसे हैं और एक अलग वाला बताना है। इन चारों में से भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो भिन्न वाला आपको रिलेशन बताना है। तो ध्यान से अगर आप देखो JMA है तो J के बाद KLM यानी +3 बढ़ता है। J के बाद +3 अगर अपन देखें तो J से अगर M में जाना है तो कितना बढ़ा, प्लस का 3 बढ़ा। लेकिन M से अगर A में जाना है तो कितना बढ़ा, पता ही नहीं मुझे। अगला उठा के देख लेते हैं। देखो CFI है, यानी C से अगर F में जाओगे DEF +3 बढ़ा। F से I में जाओगे GHI 3 बढ़ा, यानी 3 बढ़ रहा है यहाँ पे। LOR को देख लो तो L से MNO, फिर O से PQR +3 बढ़ रहा, यहाँ भी +3 बढ़ेगा। U से VWX और X से YZA, यानी +3 हर जगह बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में +3 तो बढ़ा, लेकिन M से A में +3 नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 JMA, ठीक है।
नेक्स्ट आपका समीकरण वाला है और इस तरह के वर्ग समीकरण के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि विविक्तर निकालना है आपको। क्या लिखा है, समीकरण है 4x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 है। विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डी से निकालते हैं और डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। अब ए बी सी क्या है, तो देखो ए बी सी जो इसमें ये है ना, इनके कॉफिशिएंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी समीकरण अगर वर्ग समीकरण है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ए बी सी कॉफिशिएंट है, तो कैसे निकालोगे ए बी सी, अगर b² माइनस 4ac में रखना हुआ तो देखो b², अब b की जगह क्या है यहाँ पे माइनस 5x है, तो b की जगह -5 आएगा तो -5 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या है आपका -4ac, 4 है, a कितना है 4 है, यहाँ पे 4 फिर कर देता हूँ, c कितना है -3 है, तो -3 अगर यहाँ करोगे और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं, तो 25 हो जाएगा ये, और ये 4 चौको 16 3 48, तो 48 और 25, 48 25 होता है 73। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि b² माइनस 4ac होता है। अगला है, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो इसका परिमाप बताना है। समचतुर्भुज होता है क्या है, समचतुर्भुज होता है आपका रोम्बस, रोम्बस का परिमाप बताना है। तो याद रखना जो समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, जिसकी भुजाएं तो चारों एक इक्वल होती हैं लेकिन विकर्ण इसका इक्वल नहीं होता। भुजाएं ए चारों बराबर होती हैं, लेकिन इसका जो विकर्ण है ये इक्वल नहीं होता है, जबकि वर्ग जो है उसका विकर्ण भी इक्वल होता है, भुजाएं भी। इसको निकालने के लिए परिमाप से पहले आपको समचतुर्भुज का क्या पता होना चाहिए। देखो अब ये आपका क्या था, रोम्बस था। ठीक है, अब इसका ए मैंने बताया सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन विकर्ण इसका अलग होता है। तो समचतुर्भुज का जो फार्मूला यानी एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट होता है, और बेस इसका क्या हो जाएगा, एक भुजा ही इसकी बेस हो जाएगी। एरिया कितना दिया है 70 मीटर दिया है, लिख देता हूँ। बेस कितना है, बेस है ही नहीं, लेकिन हाइट कितनी है 5 दी हुई है, लिख देता हूँ। तो बी बराबर बेस क्या आ जाएगा, यानी कि 70/5 कर दोगे इधर 14 आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि इसकी ए यानी एक भुजा की लंबाई 14 आ गई। अगर एक भुजा की 14 आ गई, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप के लिए क्या करोगे, चारों भुजाओं को जोड़ोगे 4a होगा, और 4a क्या हो जाएगा 14 × 4 हो जाएगा, और 14 × 4 56, तो 56 मीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन CISI का है लेकिन बहुत ही सरल है, समझते हैं। देखो क्या रहा है कि 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक रूप 3% पर 10,000 रुपये के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि राशि दोनों निकालना है आपको। CI निकालना है और साथ में अमाउंट भी निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। ब्याज कितनी है 3% है और चक्रवृद्धि ब्याज के रेट लगे हुए हैं 2 साल के लिए, तो ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं तो दूसरे साल में पहले साल के 3% का भी 3% लगेगा, यानी 3 का 3/100। अब 3 का भी 3% जब निकालोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9, यानी कि पॉइंट आपका 0.09, यानी ओवरऑल अगर रेट देखो ना, सब रेट को जोड़ लो तो यहाँ 3 लगी है पहले साल में, दूसरे साल में 3 और प्लस 0.09, यानी कि 3.09 रेट लगी है। सबको जोड़ लोगे तो 6.09 आ जाएगा क्या रेट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6.09। अब चक्रवृद्धि ब्याज ऑप्शन से ही बना लोगे, एक ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, किसी को पकड़ लो, आपको अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर देखोगे तो 10,000 का 6.09% होता कितना है, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 है और इसका 6.09 करोगे, 1 मिनट मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, 6.09 अपना क्या आया था, टोटल रेट आया था, और ये किसका था 10,000 का था, किसका 10,000 का, तो गुणे बटे 100 कर दोगे परसेंट के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट अगर हटाओगे 09 से तो यहाँ भी गुणे 100 आएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, तो बचा कितना 609 बचा। तो आप बोल सकते हो कि CI है 609 है। ऑप्शन देखो केवल ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। अब इसी CI में अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को जोड़ दो, तो 10,000 में अगर 609 जोड़ दोगे 10,609 इसका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका इस तरह से सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एलजेब्रा का क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो x + y = 12 है और x × y = 6 है, तो x/y धन y/x की वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले अपन सॉल्व कर लेंगे x/y और धन y/x को ही। अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा x y, इसका ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x² + y², यही होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x² + y² x y हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो x y की वैल्यू 6 दी हुई है, ठीक है, रख देते हैं 6, लेकिन x² + y² की वैल्यू दी नहीं है तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, देखो x + y दी है ना तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो a + b x + y को होल स्क्वायर करोगे यानी 12 के स्क्वायर करोगे, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है x + y को होल स्क्वायर, तो x² + y² यानी a² + 2ab + b² फार्मूला होता है। ठीक है, तो x² + y² + 2xy यही तो फार्मूला होता है। अब यहाँ से x² + y² की वैल्यू निकालना है, तो 12 के स्क्वायर 144 होता है और x² + y² को इधर रहने दो, लेकिन
2xy को इधर ला सकते हैं क्योंकि xy की अपने को वैल्यू 6 पता है, तो 2xy 12 हो जाएगा। तो 12 144 में घटा दोगे इधर जाएगा, तो 144 में अगर 12 गया तो 132 बचेगा। यानी 132 क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आया है किसकी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो 132 यहाँ रख देता हूँ यहाँ पे। अब काट दो, 132 बटे 6 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 22 आ गया। यानी आप बोल सकते हो कि इसका आंसर जो होगा ना फाइनली 22 होगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ो और खुद से बनाओ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं लिख जो रहा हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी अगर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, समझते हैं क्या कह रहा है। देखो बोल रहा है कि अंपायर का संबंध जैसे क्रीड़ा स्थल से है तो नाविक का किससे। देखो अंपायर कहाँ होगा, खेल के मैदान में, तो नाविक कहाँ होगा, तो नाविक सीधी सी बात है विमान में उड्डयन में तो होगा नहीं, समुद्री जहाज में ही होगा नाविक है, तो समुद्री जहाज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की बात कर रहा है। मान लो कोई राशि 100 है, हो कितनी जा रही, 3 गुनी यानी 300 हो जा रही है। कितनी बढ़ गई, 200 बढ़ गई। अब 200 ये जो बढ़ी है कितने साल में बढ़ी है, 25 साल में। तो एक साल में कितनी बढ़ी निकालने के लिए क्या करोगे, 200 बटे 25 करोगे, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 यानी 8। तो सीधी सी बात है कि 8% क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साल में अगर 8 बढ़ रही तो 100 का 8 क्या होता है, 8% तो होता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई करने वाला है। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या फॉलो करते हो, बोर्ड मास रूल फाड़े करते हो। क्या करते हो, बोर्ड मास, BODMAS यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना आप, फिर उसके बाद डिवीजन कर देना, ऑफ सॉरी ब्रैकेट के बाद ऑफ करोगे, फिर डिवीजन। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, यानी कि प्रैक्टिस वाला है, इसलिए आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, कैलेंडर से संबंधित है। समझो, देखो यदि 12 फरवरी 2011 को शनिवार था तो 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर इसको एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक दिन आपका शेष बचेगा। कितना दिन शेष बचेगा, एक दिन बचेगा। इसी तरह से अगर लीप में जाओगे तो 366 दिन होते हैं एक साल में। अगर इसे 7 से यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं उससे डिवाइड करोगे तो 2 दिन आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। यानी आप बोल सकते हो कि साधारण वर्ष में 1 दिन शेष बचेगा और लीप वर्ष में 2 दिन शेष बचेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर 12 फरवरी 2011 को शनिवार था तो 12 फरवरी 2012 को एक साल बाद क्या होगा, एक दिन और है तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा यानी रविवार हो जाएगा। इसी तरह से 12 फरवरी 2013 को क्या होगा, एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से चीज़ें करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर बीच में लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, तब आप क्या करोगे, 2 दिन आप आगे बढ़ जाओगे। इसी कॉन्सेप्ट पे अपन इन क्वेश्चन को करेंगे। समझो, देखो अगर 12 फरवरी 2011 को शनिवार था तो 2012 को क्या होगा, आप बोलोगे 12 फरवरी 2012 को आपको रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। अब इसी तरह से 13 में आ जाओ, तो 13 में आओगे तो आपका रविवार से सोमवार होना चाहिए, लेकिन लीप वर्ष बीच में 12 फंस जाता है, इसलिए 13 में आपका सोम की जगह क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे रविवार से। इसी तरह से 14 में आओगे तो क्या होगा, लीप तो बीच में आ नहीं रहा तो एक ही दिन बढ़ेगा यानी बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अब बुधवार हो गया। अब 15 में आओगे तो क्या होगा, गुरुवार होना चाहिए। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पे गुरुवार तो 12 फरवरी होगा, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, 13 फरवरी। 12 फरवरी 2015 को तो गुरुवार होगा, लेकिन एक दिन और आगे बढ़ना है। तो 12 से अगर 13 पे जाओगे तो गुरु से क्या हो जाएगा, एक दिन आगे, शुक्रवार। आशा करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका सीरीज वाला ही है, बीच में एक सीरीज छोटी है, ये बताना है आपको क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, R है, N है, N है, P, ये सब चीज़ें लिखी, यहाँ लिख देता हूँ। RN है, फिर NP है, फिर JR है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे क्या आएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो -4 और +2 का क्रम बन रहा है। देखो R से अगर N में जाओगे तो -4 हो रहा है। कैसे, क्योंकि N जो है N के बाद OPQR यानी -4 हो रहा है R से N में, और N से P क्या हो रहा है, OP यानी +2 हो रहा है। और आगे N से अगर J में जाओगे तो -4 हो रहा, और P से R में जाओगे तो +2 हो रहा, यानी -4 और +2 का क्रम यहाँ पे बन रहा है। अगर आप देख लिए -4 और +2 का बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, JR है। अब JR से आगे वाली बतानी है तो -4 पहले, J का -4, J 10 पे आता है, -4 करोगे तो F आएगा, और R से +2 ST यानी FT इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 है और ये क्वेश्चन जो है ना आपका मैथ का है और ज्योमेट्री से संबंधित थोड़ा थोड़ा है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री से समझते हैं। देखो बोल रहा है कि
कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 81 सेंटीमीटर है और उनकी त्रिज्याएं जो है ना 42 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों के लिए प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है, और बोल रहा है कि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 81 सेंटीमीटर है। अगर मैं दो वृत्त बनाता हूँ, देखो ये दो वृत्त हो गए और दोनों के ये केंद्र हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है 81 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याएं भी दी हुई हैं, एक की 42 दी है और एक की 51 दी है। तो उभयनिष्ठ रेखा बताने जहाँ पे ये दोनों क्या हो इस तरह से टच करें, वो आपको लंबाई बताना है इसकी। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर उभयनिष्ठ रेखा एल बराबर क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, जो आपको दिया है इनके बीच की दूरी यानी डी स्क्वायर, डिस्टेंस डी स्क्वायर माइनस अब इनके बीच की जो त्रिज्याएं हैं उनके वर्ग कर देना है। उनका मतलब एक तरह से उनका माइनस करके यानी डिफरेंस लेके वर्ग करना है। तो 51 में से क्या करोगे 42 घटा के होल स्क्वायर कर दो। ढंग से समझा देता हूँ। देखो फार्मूला आपका क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला आपका बनेगा एल बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। पुट कर दो सब चीज़ें। तो L बराबर डी कितना है 81 है, यानी 81 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 यानी 51 में से अगर आप घटा दो 42 या 42 में से 51 तो कितना बचा 9 बचा, तो 9 का स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हो कि 81 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 81 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब 81 का स्क्वायर होगा 65 और 65 में अगर 81 ही घटा दो 9 का स्क्वायर ये है तो 81, तो अंडर रूट लगा के तो 65 में अगर 81 चले गए ना तो 64 80 बचेंगे, जो कि 36√5 के बराबर होगा। करके देखना, तो 36√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है, आंसर खुद निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे सांख्यिकी वाले, ठीक है। प्रेक्षण, माध्य, मीन, मोड, मीडियन, इनका भी आप चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। दो प्रेक्षण जो है ना 7 और 15 को क्रमशः 14 और 8 से स्थानांतरित कर देते हैं, तो नया माध्य क्या होगा। देखो 20 प्रेक्षण है, अगर उनका माध्य 18 है तो 20 गुणे 18 करोगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी 360। टोटल वैल्यू कितनी है 360 है, टी फॉर टोटल, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो प्रेक्षण है, एक 7 है और 15 है, 7 है और 15, तो 7 को अपन 14 से कन्वर्ट कर देते हैं, 7 की जगह 14 लिख देते हैं और 15 की जगह 8 लिख देते हैं। बोला है एक बात बताओ, 7 और 15 जोड़ोगे तो 22 हो रहा था यहाँ पे, और 14 और 8 जो बदल दिए हैं उनको भी जोड़ो 22 हो रहा है, ये भी 22 ये भी 22 बदलने के बाद भी। तो जब 22 दोनों आ गए तो कोई चेंजेस तो होगा ही नहीं। तो पहले जो आपका माध्य था 18, अब भी वही माध्य ही रहेगा, क्योंकि दोनों में चेंजेस के बाद भी 22 गए तो 22 जुड़ गए, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है